जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका बीएससी एम विद शिवम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान आज आपको बीए प्रथम सेमेस्टर की हिंदी साहित्य की क्लास, जो कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये लगभग तय है कि यहाँ से प्रश्न उठाया ही जाना है। तो नामकरण को लेकर प्रश्न लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय किसी भी तरह का प्रश्न पूछे जाने की लगभग 100% संभावना है। आज मैं नामकरण पर एक छोटी सी ये क्लास है, लेकिन मैं नियमित रूप से आपको इसी तरह की ऐसी कक्षाएं देता रहूँगा जो कि परीक्षा को बिल्कुल फोकस करके टॉपिक को सिलेक्ट आपको बताया जाएगा। आज नामकरण पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के नामकरण पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय व्यक्त करी है। और अगर देखा जाए संपूर्ण हिंदी साहित्य, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, 4 कालों में विभाजित किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक बात आती है विद्यार्थियों कि आदिकाल और रीतिकाल दो के ही नामकरण पर विद्वानों में मतभेद है। भक्तिकाल सर्व स्वीकृत है। इसलिए आज हम अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है इस बारे में हम आपको बताएंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी आलोचना के स्थापित मानक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल इन्होंने आदिकाल को कहा। चूँकि वीरता की उस समय रचनाएं प्रबलता में इन्हें मिली तो इन्होंने इसको वीरगाथा काल कह दिया। लेकिन विद्यार्थियों, एक बात विशेष रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए कि वीरगाथा की जो रचनाएं थी वो आगे चलकर अप्रामाणिक सिद्ध हुई। इसलिए इनके वीरगाथा काल के नामकरण को कहीं न कहीं विद्वानों ने प्रश्न के घेरे में ले लिया। और आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का जो नामकरण किया वो आदिकाल नाम से किया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नामकरण किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण क्या किया है। आदिकाल उसको हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदिकाल को सारे विद्वानों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया। सर्वमत से आदिकाल को ही स्वीकृत किया गया। लेकिन विद्वानों ने अपनी अपनी राय अलग अलग व्यक्त करी है। जैसे कि वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी तरह से चारण काल कहने वाले हिंदी साहित्य के आदिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की रचनाओं को चारण कवियों द्वारा लिखित माना। और वस्तुतः ये सत्य है कि आदिकाल में राजाओं की प्रशंसामूलक साहित्य लिखा गया और यह साहित्य मुख्य रूप से चारण कवियों द्वारा ही लिखा गया। इसलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। लेकिन चारण काल को स्वीकृत क्यों नहीं किया गया सभी विद्वानों द्वारा? क्योंकि इससे केवल एक प्रवृत्ति, मतलब जो चारण कवियों की रचनाएं हैं उन्हीं का केवल संकेत मिलता है, जबकि आदिकाल में अन्य प्रवृत्तिगत रचनाएं भी लिखी गई जिनका इससे निदर्शन नहीं हो पाता है। इसलिए इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। आगे बीज वपन काल, आदिकाल का जो नामकरण बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा। उनके अपने आधार थे, क्योंकि उस समय
अन्यान्य प्रवृत्तियाँ कहीं ना कहीं बीज रूप में थीं, पल्लवित हो रही थीं, उनकी प्रारंभिक अवस्था थी, तो उन्होंने बीज वपन काल कहा। लेकिन विद्वानों ने इस नाम को भी स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करी। उसके कारण कई थे। एक तो नाम जो है वो थोड़ा बड़ा भी हो रहा, बीज वपन काल, और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा भी नहीं कि सारी प्रवृत्तियों का उसी समय बीजारोपण हुआ, बहुत सारी प्रवृत्तियां कालांतर से चली आ रही थी, इसलिए इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया गया। और आगे राहुल सांकृत्यायन द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण किया गया सिद्ध सामंत युग। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा, क्योंकि उस समय सिद्धों की रचनाएं और सामंतों के ऊपर जो रचनाएं चारण कवियों ने लिखी, उनकी प्रमुखता को देखते हुए सिद्ध सामंत युग कहा। लेकिन लोक साहित्य इसमें भी अनुपस्थित रहा। जो लोक काव्य लिखा गया वो इस नाम से लोक काव्य उपेक्षित हो रहा था, इसलिए इस नामकरण को भी सर्वमान्य नहीं किया गया। और आगे जो है अन्य विद्वान, जैसे कि उसमें प्रमुख रूप से आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य के आदि काल को आरंभिक काल कहा। उन्होंने आरंभिक काल इस दृष्टि से कहा क्योंकि उस समय जो कि शुरुआत थी हिंदी साहित्य के लेखन की, उससे पूर्व किसी न किसी रूप में अपभ्रंश की रचनाएं मिलती हैं, तो उन्होंने आरंभिक काल इसको कहा। लेकिन इस काल को भी विद्वानों ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि आरंभिक काल कहने से भी प्रत्येक चीज़ का आरंभ का संकेत मिलता है, जबकि ऐसा नहीं था। कई ऐसी प्रवृत्तियाँ, कई इस तरह की कृतियाँ, कई इस तरह की प्रवृत्तियाँ में रचनाएं लिखी गई जो कालांतर से चली आ रही थी। इसके पश्चात आता है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल कहने वाले जो विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, वो हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के आदि काल को प्रारंभिक काल कहा। तो इस तरह से अगर आप को परीक्षा में नामकरण के ऊपर कोई भी प्रश्न पूछा जाए, तो विद्यार्थियों, अगर आप इन सारे जो विद्वान हैं, इन्होंने जो आदिकाल के अलग अलग नाम दिए हैं, उन नाम को आप अगर प्रस्तुत कर देते हैं अपने छोटे से तर्क के साथ, तो निश्चित रूप से ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यात्मक उत्तर होगा और आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी मार्किंग होगी। विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही हम वीडियो देने का आपको प्रयास करेंगे। धन्यवाद।